जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी, जिसमें हमको 15 नंबर इन्हीं हो पाना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको पूरा जो सिलेबस है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब सिलेबस में क्या है, एक बार हम और देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो 15 नंबर के सिलेबस की तैयारी के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा, ये देखिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है श्रम विधियों का इतिहास। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो पढ़ना है। महिला, बच्चों एवं बंधक श्रमिकों हेतु श्रमिक कानून, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद श्रमिकों की मजदूरी संबंधी कानून, वेतन भुगतान है और न्यूनतम वेतन, ये सब हमको पढ़ना है। लास्ट में छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक हित संचालित योजनाओं के बारे में पढ़ना है। अभी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, तभी हमारा योजनाएं स्टार्ट हो चुका है ना। वेतन भुगतान, न्यूनतम वेतन, ये मतलब 3 और 4 जिसमें एक ही आ जाएगा, इसमें हमको केवल कानून पढ़ना है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3, 4 एंड 5 हमारा रनिंग में है। इन सब के कंप्लीट होने के बाद हम श्रम का इतिहास और भारतीय संविधान के कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो श्रम संबंधी कानून को प्रावधान करते हैं या उनके बारे में कुछ कहा गया है, वो हम बाद में देखेंगे। और ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। देखिए यहाँ के जो सेक्शन 4 में श्रमिक मजदूरों संबंधी कानून के बारे में केवल वेतन भुगतान अधिनियम और न्यूनतम वेतन अधिनियम के बारे में बात की गई। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे रूल होते हैं, जैसे समान पारिश्रमिक नियम हो गया और बहुत सारे हैं, तो वो सब हम कंप्लीट करेंगे, है ना। इससे पहले हमने दो या 3 लगभग अधिनियम हमने बता दिया है, ये हमारा नेक्स्ट अधिनियम होगा। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं इस पर। इसका नाम है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। सबसे पहले पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। पारिश्रमिक का मतलब होता है मजदूरी। ठीक है, पारिश्रमिक का मतलब हो जाता है मजदूरी। तो समान मतलब स्त्री और पुरुष को एक ही काम के लिए, एक ही स्तर के काम के लिए समान पारिश्रमिक मतलब समान मजदूरी भुगतान करना है। यदि पुरुष को 100 रुपये दे रहे हैं तो महिला को भी 100 रुपये देना होगा उसी काम के लिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना। यदि कोई प्यून महिला है या और प्यून कोई प्यून महिला प्यून है और पुरुष प्यून है, दोनों को एक बराबर देगा। महिला आईएएस और पुरुष आईएएस दोनों को एक समान वेतन दिया जाता है। हाँ, उसमें वो ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, ग्रेडिंग बोलता हूँ। एक लेवल होता है कि जब तक उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो एक्सपीरियंस के आधार पर भी उनका पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन उसका जो बेसिक है ना, जो बेसिक ग्रेड पे है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मेनली ये क्यों बनाया गया है। तो पुरुष और स्त्री कर्मकार, कर्मकार का मतलब होता है मजदूर, कर्मकार का मतलब होता है मजदूर। ठीक है, पुरुष और स्त्री मजदूर को समान पारिश्रमिक अर्थात समान मजदूरी संदाय, संदाय का अर्थ होता है भुगतान करना। याद रखिएगा, अगर मैं चाहता तो सभी चीजों को आसान भाषा में लिख सकता था, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको इसी वर्ड का उपयोग किया जाए, है ना, इसी क्लिष्ट वर्ड का उपयोग किया जाए, तो आपको वहां दोबारा फेस ना करना पड़े। जितने भी जो क्लिष्ट वर्ड हैं वो आप यही फेस कर लीजिए और यही उसका मीनिंग जान लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित होगा। जो आप समझ में नहीं आएगा, है ना, जो समझ में नहीं आएगा उसको मैं अलग से लिख ही दूंगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों को समान पारिश्रमिक संदाय करने और नियोजन, नियोजन का अर्थ होता है भर्ती करना। ठीक है, नियोजन का अर्थ होता है भर्ती करना। तो भर्ती में लिंग के आधार पर स्त्री के साथ कोई विभेद ना हो, इसलिए इस कानून को बनाया गया है। क्या कारण है, या तो उनको समान वेतन देना है पहला। दूसरा, यदि इस प्रकार की भर्ती होती है तो स्त्री को भी पुरुष के समक्ष समान उनको अधिकार मिले, इसलिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को लाया गया है। अब ये पारित कब हुआ है या फिर कब आया, तो ये 11 फरवरी 1976 को लाया गया है। कब लाया गया है, 11 फरवरी 1976 को लाया गया है। अब हम देखते हैं इसका अध्याय। इसमें अध्याय 1 कहता है, सब देख ले, जब भी कोई नियम बनता है तो उसको अध्याय में बांटा जाता है। अध्याय को पुनः धाराओं में बांट दिया जाता है, या उसी को हम आर्टिकल, देखिए केवल संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम उसको आर्टिकल कहते हैं। बाकी नेक्स्ट जो भी होता है ना, बाकी जो अधिनियम बनता है, जो भी नियम बनते हैं, उसमें हम उसको धारा शब्द का उपयोग करते हैं इनके लिए। तो सबसे पहला अध्याय हमको पढ़ना है प्रारंभिक, और प्रारंभिक में हमको 2 लगभग मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहला है प्रारंभिक का धारा नंबर 1। धारा नंबर अध्याय के हिसाब से नहीं होता, जैसे अध्याय 1 में 3 धारा है,
तो अध्याय 2 में 4 नंबर धारा से स्टार्ट हो जाएगा, वैसे नहीं वहां से फिर 1 टू कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो इसका नाम, किसका नाम, अधिनियम का, और इसका विस्तार। तो इस अधिनियम का नाम है, संक्षिप्त नाम है पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, क्या नाम है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसका विस्तार पूरे भारत पर है। परिभाषाएं क्या होगी, अधिनियम में कुछ ऐसे क्लिष्ट वर्ड होते हैं जिनको अच्छे ढंग से समझाया जाता है ना, उसको हम परिश्रम कहते हैं, परिश्रमिक। अब जैसे पारिश्रमिक का अर्थ क्या होता है, एग्जाम पूछने लायक है, पारिश्रमिक के अंदर क्या क्या आएगा और इसको क्या क्या कैसे कैसे उसको डिफाइन किया गया है। तो पारिश्रमिक वह मजदूरी है या वेतन है ना, मजदूरी या वेतन जो किसी कर्मचारी को मिलता है। वो वेतन कैसे मिल सकता है, या तो नगद मिल सकता है या किसी वस्तु के रूप में उसको भुगतान, देखिए संदेह मतलब होता है भुगतान किया जाए, ये पारिश्रमिक का अर्थ होता है। पारिश्रमिक मतलब जब भी कोई मजदूर है ना, यदि किसी के ऑफिस, कार्यालय, कारखाना या किसी के घर में कार्य करता है, तब उसको उसके कार्य के बदले दिए जाने वाले पैसे को हम पारिश्रमिक कहते हैं। अब वो जो पारिश्रमिक को या तो नगद वेतन दिया जा सकता है कैश के रूप में, है ना, या कोई वस्तु उस मूल्य का दिया जा सकता है। जैसे अगर 100 रुपया एक दिन का होता है, तो 100 रुपये ना देके 100 रुपये का कुछ चावल, दाल, आटा जो भी आवश्यक हो वो दिया जा सकता है वस्तु के रूप में, तो इसको हम पारिश्रमिक कहेंगे। अब देखते हैं, एक ही काम या समान प्रकृति का काम। एक ही काम या समान प्रकृति का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष को अब एक ही काम का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सरकारी कार्यालयों में भृत्य है, तो भृत्य का काम क्या होता है, फाइल इधर उधर ले जाना, टेबल पोछना, पानी पिलाना अधिकारियों को, ये एक ही काम हो गया। ठीक है, ये एक ही काम हो गया। तो इन एक ही काम के लिए, है ना, स्त्री और पुरुष को समान अवसर देना, ये एक ही काम और प्रकृति कहलाएगा। अगला है अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 का हेडिंग क्या है, पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री कर्मकारों मतलब मजदूरों, मैं बार बार लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। कर्मकारों का नाम मतलब होता है मजदूरों या मजदूर। ठीक है, मजदूर को समान दरों पर पारिश्रमिक का संदेह और अन्य विषय। स्त्री और पुरुष को एक ही काम के लिए पारिश्रमिक भुगतान, ये अध्याय 2 का नाम है। अब अध्याय 2 में हम अनुच्छेद 4 सॉरी धारा 4 पढ़ेंगे। पुरुष और स्त्री कर्मकारों को एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने के लिए नियोजक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, नियोजक अर्थात ठेकेदार या मालिक। ठीक है, नियोजक, ठेकेदार, मालिक या प्रबंधक, उस सब नियोजक में आ जाते हैं। तो पुरुष और स्त्री मजदूरों को एक ही काम या समान काम के लिए समान वेतन देना, ये किसका कर्तव्य है, तो मालिक, नियोजक, प्रबंधक या जो भी उनसे काम ले रहा है उसका ये ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। अब देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। भिन्न लिंग के कर्मकारों को, भिन्न मतलब स्त्री पुरुष के कर्मकारों को उस स्थापन, स्थापन मतलब होता है आपका फर्म जहाँ काम किया जा रहा है या दुकान या नियोजन में एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिए दिए जाने वाला संदाय किया जाता है। जैसे हमने पिछला पढ़ा वही है, एक काम के लिए स्त्री हो या पुरुष उनको एक समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा कहता है एक बार काम पर रखने के बाद, है ना, जब भी एक बार पारिश्रमिक की हमको 100 रुपया देना है, दिन का 200 रुपया देना है, महीने का 3000, 4000, 10,000 जो भी देना है, एक बार फिक्स होने के बाद उसको और कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी रूल है। जहां किसी स्थापन या नियोजन में इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पुरुष और स्त्री कर्मकार को एक ही काम या समान प्रकृति के कामों के लिए संदाय मतलब भुगतान पारिश्रमिक किया जाता था, तो केवल लिंग के आधार पर भिन्न भिन्न। वहां यथास्थिति ऐसी दरों में उच्च दर जहां 2 दर हो या उच्चतर दर जहां 2 या 2 से अधिक दर हो, वही दर हम पारिश्रमिक को देंगे। देखिए, इतना बड़ा आपको समझ नहीं आया होगा। क्या कहा गया है, ये अधिनियम कब आया है, ये अधिनियम तो आपका 1976 में आया है। तो 1976 के पहले क्या ऐसा नहीं था कि पुरुष और स्त्री काम नहीं करते होंगे समान काम के लिए? ठीक है, बिल्कुल करते होंगे। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, या फिर एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों एक काम करते हैं पत्थर तोड़ने का, किसी के पास, है ना, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। तो उस समय पुरुष को दिया जाता था 100 रुपया और महिला को दिया जाता था 80 रुपये, ये पत्थर तोड़ने वाला है, पत्थर तोड़ने के लिए। ठीक है, कब कब दिया जाता था, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जब लागू नहीं हुआ था उसके पहले पुरुष को दिया जाता था 100 रुपया और महिला को दिया जाता था 80 रुपया। अब अधिनियम ये कहता है
जैसे ही अधिनियम लागू होगा, जैसे ही अधिनियम लागू होगा तो पुरुष और महिला का रेट फिक्स हो जाएगा, उसका जो दर है, जो पारिश्रमिक है, जो मजदूरी है, वो फिक्स हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक फिक्स होगा या कुछ नया दर आएगा। इन केस नया दर नहीं आता है या फिर उनके दर में बढ़ोतरी नहीं होता है, तब उनको समान दर देना है, लेकिन देना कौन सा है, अधिकतम वाला। इन दोनों में अधिकतम कौन सा है, 100 रुपये। तो 100 रुपये फीमेल को मिलेगा और 100 रुपया फीमेल को मिलेगा। यदि इन्हीं स्थान पे अगर 3 रेट होता है ना, कुशल अकुशल जो भी ऐसा टाइप का, तो वो जो उच्चतर होता है ना, सब मिला के या फिर सभी कैटेगरी में जो उच्चतर दर होता, वही मेल फीमेल को समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा है, इतना बड़ा बात। आगे देखिए, धारा नंबर 5 क्या कहता है, तो पुरुष और स्त्री कर्मकारों की भर्ती करते समय कोई भी विभेद या कोई भी अंतर, कोई भी भेदभाव किनके द्वारा, नियोजक के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि यदि कुछ काम कराना है तो आप पुरुष हो आप मत आओ, आप स्त्री हो आप मत आओ, है ना। मेनली ये जो नियम लाया गया है ना, वो स्त्री के लिए लाया गया है, ये तो आप मान के चलिए, है ना। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो लाया है वो स्त्री के लिए लाया गया है, और लाने का कारण भी यही है कि पहले पुरुषों को स्त्रियों के तुलना में अधिक पैसा दिया जाता था सेम काम के लिए, एक ही काम के लिए, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। ठीक है, क्या कहा गया है, अभी तक तो हमने धारा 4 में देखा कि उनको समान वेतन देना है। अब यदि भर्ती करना है, यदि किसी व्यक्ति को कार्य पर रखना है, तो महिला पुरुष को भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय उनकी योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर होगा, नो डाउट। यदि दो योग्य फीमेल एक साथ आ गए, है ना, मेल और फीमेल दोनों की योग्यता समान है, दोनों की जो योग्यता है समान है, तब यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि मेल को ही हम प्राथमिकता देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिना भेदभाव के स्त्रियों को भी काम पर रखा जाना है। एक यहाँ पे अपवाद है, अपवाद क्या है देख लीजिए। भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, छटनी किए गए कर्मचारियों को कुछ वरीयता होता है ना, उसके लिए कुछ प्लस पॉइंट रहते हैं। कुछ स्थिति में यदि कोई भेदभाव होता है इन केस, तब हम उसको कानून का उल्लंघन नहीं मानेंगे। ठीक है, तब की स्थिति में हम उनको कानून का उल्लंघन नहीं मानेंगे। अगला है सलाहकार समिति। सलाहकार समिति क्या करी, सरकार जो है एक समिति बनाएगी और कहेगी कि आप समिति, हमने आपको गठन किया है, अब क्या करें, आप किसी स्थापन या फिर किसी कारखाना जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, महिला मजदूर, मेनली महिला मजदूर जहाँ काम कर रहे हैं, वहां जाके देखिए उनकी स्थितियों में और क्या सुधार किया जा सकता है, और कौन कौन सा कानून है जो महिलाओं के हित में बनाया जा सकता है। इन सब की कार्य के लिए अब सरकार जो है स्वतः कुछ नहीं करती, है ना, और उनके पास इतना समय भी नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, किसी अच्छे जानकार जानकार विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्तियों को एक सलाह, अपना एक समिति बनाई जाती है, ताकि वो समिति अपना रिपोर्ट दे सके। ठीक है, तो समिति में यही पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। समुचित सरकार का अर्थ होता है केंद्र और राज्य सरकार। समुचित सरकार नियोजन में स्त्रियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए एक या एक से अधिक सलाहकार समितियों का गठन करेगी। ठीक है, करेगी। किस विस्तार तक स्त्रियों को और स्थापन या नियोजन में नियोजित किया जाए, या फिर उनको और कितना अच्छा से उनके काम लिया जा सके, ताकि उनका किसी प्रकार का शोषण ना हो, इस उद्देश्य से इस समिति की समितियों का गठित किया जाएगा सलाह के लिए। ठीक है, प्रत्येक सलाहकार समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, याद रखिएगा। प्रत्येक सलाहकार समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जो समुचित सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, मतलब सरकार के द्वारा वो लोग नियुक्त किए जाएंगे या उनकी अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा। उनमें से तो आधी स्त्रियां होंगी, क्योंकि स्त्रियों के लिए ही नियम बनाया जा रहा है, तो इस एक स्त्री दूसरी स्त्री के बारे में अच्छे से समझ सकती है, इसलिए मिनिमम कम से कम स्त्रियां होना कितना, आधा, 1/2। 10 में से 1/2 कहने का मतलब 5 स्त्रियां होना अनिवार्य है। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि 5 पुरुष हो, स्त्रियां 5 से भी ज्यादा हो सकती है, स्त्रियां 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 5 स्त्रियां होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सलाहकार समिति अपनी सलाह देने में नियोजन में नियोजित स्त्रियों की संख्या, काम की प्रवृत्ति, काम के घंटे, नियोजन के लिए स्त्रियों की उपयुक्ता, उपयुक्ता मतलब क्या वहां रखा जाना उचित है या अनुचित है, स्त्रियों के नियोजन के अंतर्गत अंशकालीन नियोजन भी है, जैसे 1 महीने 2 महीने साल भर के लिए रखा जाता है,
वैसे इन सभी बातों को जाकर ठीक से समझेगी, उसके बाद सरकार को सलाह देगी, और सरकार इनका सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लास्ट में ये लिखा भी गया है। चलिए, ये हमने समझ लिया कि सलाहकार समिति क्या होता है। आगे देखते हैं। दावों और परिवादों की सुनवाई और निश्चय करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति करने की समुचित सरकार को शक्ति। इस अधिनियम के किसी उपबंध, ठीक है, इस अधिनियम के किसी भी उत्पन्न, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में तथा पुरुष और स्त्री कर्मकारों को एक ही काम के लिए यदि समान पैसा नहीं दिया जाता है, तब की स्थिति में उनकी सुनवाई के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा। किनके किनके लिए? यदि उनको समान पैसा नहीं मिल रहा है समान काम के लिए, जब उनकी भर्ती की जा रही है, तब कोई विभेद किया जा रहा है महिलाओं के संदर्भ में, तब एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी शासन। ठीक है। यदि इस बारे में प्रश्न उठता है कि क्या दो या दो से अधिक काम एक ही प्रवृत्ति के हैं या समान प्रवृत्ति के हैं, तो इसका विनिश्चय भी प्राधिकारी करेगा, है ना। यदि प्राधिकारी के पास कुछ दावा आता है कि हम सेम काम कर रहे थे, हमको एक ही समान पैसा नहीं मिला, तो वो काम समान था नहीं था, उसकी प्रकृति क्या थी कैसी थी, वो प्राधिकारी तय करेगा, जो शासन के द्वारा नियुक्त होगा। ऐसे दावों की दशा में जो पुरुष और स्त्री कर्मकारों को एक ही काम या समान प्रवृत्ति के काम के लिए समान दरों पर मजदूरी संदाय न किए जाने को, देखिए ऐसा कोई जैसे कोई दिक्कतें आ जाएंगी, है ना। जैसे अभी तक पूरा पढ़ जाए, इतने पूरा जितना लिखा हूँ उसका सार निचोड़ ये है, जो प्राधिकारी नियुक्त होगा वो बस यही देखेगा कि जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनको समान काम मिलना चाहिए, समान भर्ती का नियम होना चाहिए, इसी किसी प्रकार की महिलाओं के ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए। ये प्राधिकारी का काम, ठीक है। नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को, जो प्राधिकारी अब उसको कुछ पावर देगा तो तभी वो जांच परख कर पाएगा। तो उस प्राधिकारी को क्या पावर होगा? साक्ष्य लेने के लिए, मतलब सबूत लेने के लिए, साक्ष्यों को हाजिर कराने के लिए, जो साक्ष्य होंगे वो उसके समक्ष हाजिर होकर अपना जो है बयान वो दे सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। दस्तावेज को पेश करने के लिए वो सिविल न्यायालय के जज के हिसाब से काम कर सकता है, या फिर उसके जो पावर होगा उसको हम सिविल न्यायालय के जज के समान मानेंगे। प्राधिकारी द्वारा किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, देखिए यदि कोई व्यक्ति आया, है ना, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, ये आया और केस कर दिया कि मुझे समान काम के लिए पैसा नहीं मिला। अभी महिला मतलब फीमेल होगी, ठीक है, और ये हमारा है मालिक, ठीक है, ये मालिक है, ये मालिक है। अब जो प्राधिकारी बैठा है वो मालिक के विरुद्ध कुछ निर्णय दे दिया कि आप इसको पैसा दो, तब की स्थिति में ये जो नियोजक है वो अगले 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है, या जो प्राधिकारी है इस मजदूर, इस महिला के विपक्ष में दे दिया कि तुम गलत बोलो, तुमको पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कोई आदेश दे देता है, ऐसा कोई वर्डिक्ट कर देता है, तब वो महिला भी या फिर आवेदक भी 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। मतलब यहाँ अपील करने का पावर, या फिर जो पावर ना करके अधिकार कहा जाए, तो अधिकार नियोजक के पास भी है, जिसको हम ठेकेदार कहेंगे, मालिक कहेंगे, प्रबंधक कहेंगे, और कर्मकार जिसको हम मजदूर कहेंगे, वे उन दोनों के पास अपना अधिकार होगा अपील करने का। अगला अध्याय है प्रकरण 18, धारा नंबर 8, रजिस्टरों को बनाए रखने और नियोजकों के कर्तव्य। रजिस्टर का मतलब होता है जब भी कहीं स्थापन में काम होता है तो उसे एटलीस्ट कम से कम अटेंडेंस रजिस्टर तो होता ही है। साथ में शासन के द्वारा बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए जाते हैं कि आप अटेंडेंस के साथ जो अन्य है उसको कितना पैसा दिए, कब कब पैसा दिए, कितना एडवांस दिए, कितना क्या किए, क्या क्या काम लिए, कितने घंटे काम लेते हैं, इन सब का रजिस्टर रखना होता है, ठीक है। और ये किसका कर्तव्य है? नियोजक, ठेकेदार, मालिक और प्रबंधक, ये सभी एक ही शब्द हैं, नियोजक में आ जाते हैं। अब आते हैं निरीक्षक के पास। समुचित सरकार यह अन्वेषण करने के लिए एक निरीक्षक नियुक्त करें। देखिए पहले जो हमने प्राधिकारी की नियुक्ति किया था वो एज अ जज के रूप में था, वो एज अ जज के रूप में था, वो निर्णय देता था। लेकिन निरीक्षक का काम है केवल जाके खोजबीन करना, छानबीन करना, और जो गलत है उसको अपने उच्च अधिकारी या फिर प्राधिकारी तक पहुंचाना, ये निरीक्षक का काम है, ठीक है। तो समुचित सरकार यह अन्वेषण करने में प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी। प्रत्येक निरीक्षक जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 की धारा 21 के अनुसार एक लोक सेवक समझा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है
कोई निरीक्षक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर ही काम करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एक जिला बना दिए, इतना हाँ, एक जिला बना दिए, एक जिले को हमने बहुत सारे भागों में बांट दिया इस प्रकार से, ये हमने इस प्रकार से बांट दिया। तो यहाँ एक निरीक्षक होगा, यहाँ एक निरीक्षक होगा, यहाँ एक निरीक्षक होगा, यहाँ भी एक निरीक्षक होगा और यहाँ भी एक निरीक्षक होगा। तो ये जो निरीक्षक है इनका पावर केवल अपने ही क्षेत्र में होगा। ये वहीं जाके खोजबीन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, किसी भी भवन कारखाने जो उसके सीमा के समय या फिर उसके सीमा के भीतर आते हैं, वहाँ वो युक्ति समय, कहने का मतलब है जब उचित समय हो, उचित कहने का अर्थात यह है कि जब काम का चल रहा हो, फैक्ट्री ऑन हो, दुकान चालू हो, खुला हो, तब वहाँ जाके वो चेक कर सकता है। ठीक है, यही लिखा गया है, युक्ति युक्त समय किसी भवन कारखाने परिसर या जलयान में प्रवेश कर सकता है। तब अपनी स्थानीय सीमा के अंतर्गत आने वाले कारखाने, भवन का परिसर, जलयान, यहाँ वो जा सकता है, किसी और के क्षेत्र में जाकर वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अब वहां जाने के बाद क्या करेगा, तो रजिस्ट्रार होता है, मास्टर रोल है, अन्य दस्तावेज है, उसको उसको देखने की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब जो मालिक होगा उसको बोलेगा कि मुझे ये सब जांच करना है, ये दस्तावेज प्रस्तुत कर। ऐसे दस्तावेज को जांच करने के लिए उसको आदेश दे सकता है नियोजक। ठीक है, किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की फोटो कॉपियां बना सकता है, यदि उसको लगता है कि ये पेज आवश्यक है ना हमारे दस्तावेज के लिए, तो उसका प्रति ले, देखिए ओरिजिनल लेके नहीं जाएगा, याद रखिएगा, उसकी प्रतिलिपि लेके जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा धारा नंबर 9। अब चलते हैं धारा नंबर 10। इसमें शस्त्रियां, शस्त्रियां का मतलब होता है दंड। जब भी कोई नियम बनाया जाता है तो उसमें दंड भी रहता है, यदि उसके अधिनियम का पालन नहीं होगा तो दंड अवश्य मिलेगा। तो दंड पहले देखते हैं। रजिस्टर या अन्य दस्तावेज बनाए रखने में लोप, लोप मतलब चूक जाना, या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल हो जाना। जब जैसे ही कोई निरीक्षक गया जांच के लिए तो उन्हें कहा भाई हमको रजिस्टर दिखाओ, तो या तो वो जो ठेकेदार होगा रजिस्टर नहीं बनाया होगा, या फिर बनाया होगा तो वो नहीं दिखा पाया, प्रस्तुत नहीं कर पाया, तब की स्थिति में उनको कुछ दंड मिलेगा, अभी नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोई साक्ष्य देने में लोग, है ना, कुछ निरीक्षक उनको साक्ष्य मानता है, नहीं दे पाता है, अभिकर्ता, सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को भी गवाह देने से मना करता है, तो इस प्रकार भी उनको दंड मिलेगा। क्या, अभी नीचे देखेंगे, है ना। कोई जानकारी देने से वो इनकार कर देगा, तब की स्थिति में भी उनको सजा भुगतना पड़ेगा। अब क्या क्या सजा होगा दोनों के लिए, पहले तो रजिस्टर नहीं रखा, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया या इनकार कर दिया, तो वो कारावास होगा कम से कम 1 महीने तक। ठीक है, सादा कारावास होगा 1 महीने का, और जो राशि जुर्माना लगाएगा वो 10,000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों हो सकता है, इन दोनों में से दंड नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया ठेकेदार की। अब आगे चलते हैं। यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात कोई नियोजक, प्रारंभ के बाद कोई नियोजक मतलब कोई ठेकेदार इस अधिनियम के बंद का कोई उल्लंघन करता है, उल्लंघन कर कोई भर्ती करता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान अवसर देना है भर्ती में, यदि वो ऐसा नहीं करता है ना, पुरुष की भर्ती कर लेता है या फिर बिना नियम कानून के भर्ती करता है, तब की स्थिति में स्त्री पुरुष कर्मकारों को एक ही काम के लिए समान पैसा नहीं देता है, उनका मजदूर किसी को 100 किसी को 50 दे देता है, अंतर करता है, तब की स्थिति में स्त्री पुरुष कर्मकारों के बीच कोई विभेद या अधिनियम के उपबंध उल्लंघन करने पर, अब देखिए प्रथम अपराध के लिए उस नियोजक को, है ना, 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। प्रथम अपराध कर लिया तो उसका दंड होगा 10,000 रुपये, किंतु वो अधिकतम 20,000 रुपये तक हो सकता है, जो उसको दंड हो वो 10 से 20,000 तक का हो सकता है। या कारावास होगा तो 3 महीने से 1 वर्ष तक, 3 माह से 3 मंथ टू 1 ईयर तक उनको कारावास हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ये उनका दंड हो गया। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बार बार ऐसा काम करता है, तो इसमें बार बार वाला आगे हम देखेंगे। हाँ देखिए, यदि वो बार बार ऐसा काम करता है, पहले तो उन्होंने जैसे उनको 3 महीने का सजा हुआ था तो काट किया गया, 10,000 रुपये का भुगतान करना था वो भुगतान भी कर दिया, फिर वही गलती दोबारा करेगा, तब उसका जो कारावास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कारावास जो होगा वो 2 साल का होगा, उसके बाद ये दंड नहीं होगा। अगला हम देखते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा करने की अपेक्षा की गई कि निरीक्षक को कोई रजिस्टर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे या फिर उनसे इनकार करे, तब क्या होगा, उनको 500 रुपये का दंड होगा। ठीक है, 500 रुपये का उसको दंड हो जाएगा। इसके लिए है, ये किसी व्यक्ति के लिए ना कि नियोजक के लिए। अगला है कंपनियों द्वारा अपराध। अपराध किसी कंपनी द्वारा होता है, तब क्या होगा, वहां प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जिम्मेदार है,
जो उस टाइम उस कंपनी में कार्यरत था वो सब दोषी माने जाएंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आता है और अपने आप को सबूत देता है कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था, ये काम मेरे जानकारी के बगैर हुआ है, ऐसा यदि सबूत दे देता है तब वो अपराध से बच जाएगा। यह है कंपनी द्वारा अपराध। 12 नंबर देते हैं अपराधों का संज्ञान और विचरण। अपराधों का सुनवाई कौन करेगा? तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इससे नीचे का कोई जो होगा वो उसको इस प्रकार की बातों को संज्ञान या विचारण या फिर कोई भी निर्णय नहीं दे पाएगा। नियम बनाने की शक्ति तो केंद्र सरकार के पास है। कैसे? अधिसूचना के माध्यम से, गजट या राजपत्र में प्रकाशित कर नियम बना सकती है। 16 घोषणा देखते हैं, घोषणा क्या कहलाता है? घोषणा करने की शक्ति, विचार करने के पश्चात समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी स्थापन में स्त्री और पुरुष कर्मकारों की पारिश्रमिक में विशिष्ट रूप से अंतर है, यह नियोजन लिंग से भिन्न बात पर आधारित है। वहाँ वह अधिसूचना द्वारा इस आशय से घोषणा कर सकता है कि नियोजक में किसी कार्य को जो उसके अंतर के कारण हो अधिनियम में उपलब्ध दिखे। यदि सरकार को ये पता चल जाता है कि जहाँ भी यदि उनको रुपया पैसा उनको जो भर्ती किया गया है वो किसी विशेष कारण की वजह से किया गया है, भर्ती में अंतर है ना स्त्री पुरुष में, यदि सरकार को ऐसा हो जाता है समाधान इसमें ऐसा करना उचित था। कई बार होता है कि एक ही काम को भले ही काम सेम हो लेकिन पुरुष और स्त्री एक काम को नहीं कर सकते, जो वैसे काम जो पुरुष करते हैं उसको स्त्री नहीं कर सकते, तो उस क्षेत्र में भी उनको भर्ती नहीं किया जा सकता। जैसे एयरफोर्स में या फिर बहुत सारे ऐसे हैं वहाँ पहले स्त्रियों को मनाही था, अब शुरुआत हो गया ना, पहले तो नहीं था। इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे केवल पुरुष ही रखे जाते हैं, स्त्रियां नहीं रखी जाती हैं। यदि सरकार को ये समाधान हो जाता है कि ये उचित है तब यह कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।